नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। चौगाम इलाके में चल रही है यह मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया है। तो बड़ी खबर, चौगाम इलाके में ये मुठभेड़ जो है वो चल रही है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर रखा है। तो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटी में लगातार आतंकियों का सफाया जो है वो किया जा रहा है। और एक बार फिर से सुबह ये चौगाम इलाके से खबर सामने आई, जहां पर मुठभेड़ जो है वो चल रही है। फिलहाल जो सुरक्षा बल है उन्होंने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों के ढेर होने की खबर मिल रही है। लगातार एक के बाद एक हमारे जवान जो है कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बड़ी ये कामयाबी के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। तो कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार आपको बता दें कि जारी है और लिहाजा चौगाम इलाके में आज एक बार फिर से मुठभेड़ की खबरें सामने आई। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चला रही और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपनी खास पेशकश की। देश और दुनिया में कोरोना से कोहराम है। पिछले 2 साल से दुनिया महामारी की गिरफ्त में है। कोरोना ऐसी बीमारी बन गई है जो जाने का नाम नहीं ले रही। नए रूप धरकर कोरोना इंसानी बस्तियों पर हमला कर रहा है। लाखों जिंदगियां ऐसी हैं जिसको कोरोना निगल चुका है। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की जद में अब लगभग पूरी दुनिया है। 110 देश ऐसे हैं जिनमें ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। जान जाने का दौर और पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज अटल जी की भी जयंती है। वो राष्ट्र नायक, वो भारत रत्न जिसने देश का मान बढ़ाया और जीने का फलसफा सिखाया। ऐसे में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी सोच आज के बेहद कठिन दौर में जीने का मंत्र दे रही है। ओमिक्रॉन से सहम रहा है देश। ओमिक्रॉन का दंश, देश दुनिया में आतंक। फिर सुनाई दे रही है लॉकडाउन की आहट। देश भर में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 17 से ज्यादा राज्यों में यह दस्तक दे चुका है और अब तक 400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र में दहशत के इस दानव की जद में सबसे ज्यादा लोग हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से मौत का सिलसिला भी तेजी से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन की बढ़ती लहर के बीच अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात लोगों को याद आ रही है। याद आ रहा है अटल जी का एक भाषण जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। अपने चिर परिचित अंदाज में अटल बिहारी वाजपेयी टीबी और स्मॉल पॉक्स पर इंसान की जीत और चांद पर पहुंच जाने का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वो ये बात भी बता रहे हैं कि बावजूद इसके इंसान अभी तक ये समझ नहीं पाया है कि उसे धरती पर किस तरह से जीवित रहना है। हमने स्मॉल पॉक्स को जीत लिया है, ट्यूबरकुलोसिस पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य की आयु बढ़ गई है। मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं। लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते, जिंदा नहीं। दुनिया एक बार फिर कोरोना की दहशत में है। ओमिक्रॉन का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जीवन को जीने की ये अटल सीख जिंदगी के असली मायने सिखा रही है। आबादी के लिहाज से भारत के लिए ओमिक्रॉन सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अगर ओमिक्रॉन का संक्रमण फैला तो रोजाना तकरीबन 14 लाख केस आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक जीनोम सीक्वेंसिंग का खर्च करीब 4000 रुपए आता है। ओमिक्रॉन को लेकर चौंकाने वाले दावे। डेल्टा की तुलना में
बहुत तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। डेल्टा की तुलना में 5 गुना खतरनाक है ओमिक्रॉन। दुनिया के 108 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। इंग्लैंड और अमेरिका में ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज्यादा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते 1.5 से 3 दिनों में दुगने हुए केस। ओमिक्रॉन के मामले जिस तरीके से देश में बढ़ रहे हैं उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों सजग हो गई हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर इस वायरस से लड़ना है, जीतना है, तो हमें कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, हमें मास्क लगाना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी जाकर हम ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, लगातार कहर जो है वो बढ़ रहा है और हर दिन मामलों में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन इस बीच जाने का दौर जो है वो फिर से शुरू होगा। आपको याद होगा पहले और दूसरी लहर में हमने न जाने कितने लोगों को खोया है और पाबंदियों के साथ हमने 2 साल कैसे बिताए हैं, लेकिन अब फिर से हम वापस उसी राह पर जा रहे हैं, उसी वक्त में लौट रहे हैं और टाइम पीछे हो रहा है क्योंकि पाबंदियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन आज का जो ये टॉपिक हमने रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि आज अटल जी की भी जयंती है। अब ऐसे वक्त में वो राष्ट्रनायक, वो भारत रत्न जिसने देश का मान बढ़ाया और जीने का फलसफा सिखाया, तो आज जो मुश्किल हालात हमारे देश के सामने हैं, ऐसे में हम कैसे जिए, कैसे उस फलसफे को याद रखें, इसी सब पर बातचीत करने के लिए ओमिक्रॉन पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आज के दिन को कैसे जो राजनीतिक है वो याद करते हैं और फिर हम कैसे जीने का फलसफा जो है वो सीख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मेहमानों का एक बड़ा पैनल जो है हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले मैं उन सभी का तारुफ आप सबसे करा देती हूँ। हमारे साथ आनंद शंकर साहब जो कि नेता बीजेपी है वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद आपका। और साथ ही साथ पीयूष पंत साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष सर आपका। और इसके अलावा लखवीर सिंह जो मेरे संवाददाता हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त दिल्ली में क्या हालात है। सबसे पहले पीयूष पंत सर मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने हर वो दौर देखा है, हर वो राजनीति देखी है जो कुछ ना कुछ सिखाती है। मौजूदा हालात जो है हमारे देश में वो ऐसे है कि एक बार फिर से जिंदगी की तरफ अगर कदम बढ़ा रहे हैं तो डर लग रहा है और अगर घर में बैठ रहे हैं तो आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक फलसफा जिंदगी जीने का अटल जी ने सिखाया वो छोड़ गए। ऐसे में आज इस वक्त में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी दूरदर्शी सोच आज के बेहद कठिन दौर में जीने का मंत्र दे रही है, कैसे याद करना चाहेंगे सर आज उन्हें? यानी कि वो बताते हैं कि जीवन की नश्वरता, मानव शरीर की नश्वरता की तो बात करते हैं, लेकिन वही कहते हैं कि अचानक से मौत हमारे पास नहीं आएगी अगर हम जो है उसके लिए तैयार रहेंगे, हम एक स्वस्थ जीवन बिताएंगे तो हम अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और अपना जीवन लंबा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि वाजपेयी जी जो है कि हर तरह से आप देखिए इसीलिए उन्होंने जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में वो लेके आए थे उसमें पूरा का पूरा फोकस था उनका हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ाने का। जीडीपी का 6% जो है उसके लिए उन्होंने बात करी थी कि होना चाहिए डिमार्केशन। इसके लिए उन्होंने जो है कि गांव-गांव में जो है कि हेल्थ सेक्टर को जो है बढ़ाने की बात करी थी। तो ये तमाम बातें वाजपेयी जी ने कही थी जो आज बहुत मौजूद लग रही हैं जब हम देख रहे हैं कोरोना में जिस तरह से हमारा पूरा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से जो लगता है कि बिल्कुल इनएफिशिएंट हो गया, बिल्कुल कहीं कोप अप नहीं कर पा रहा था उसकी वजह से। स्वाति महेश्वरी जो कि मेडिसिन स्पेशलिस्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी आऊंगी आपके पास सबसे पहले। अब मैं आनंद शंकर जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना, पीयूष पंत साहब को भी आपने सुना और हमने भी एक रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की कि उस वक्त की उनकी सोच आज के बेहद कठिन दौर में, जिस कठिन दौर से हमारा देश गुजर रहा है, जीने का मंत्र दे रही है। क्या वाकई में उनका जो जीने का फलसफा था हमें कुछ सीख लेनी चाहिए उससे? आनंद शंकर जी। बिल्कुल निदा जी, आज के इस पावन दिन पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। हम लोग इस दिन को सुशासन के रूप में मनाना शुरू किए हैं और हम लोगों के पुरोधा श्रद्धेय अटल जी सदैव अमर रहे, सदैव अटल रहे और उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहे, यही मेरी कामना है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। देखिए, अटल जी ने सामान्य मानवीय जीवन के पहलू को छूने का जो फलसफा हम लोगों को दिया, आज उसी पर भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं।
अटल जी ने भारत को जिया था। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहली अपनी कैबिनेट बैठक में ये कहा था कि भारत की बुनियादी ढांचा को कैसे ठीक करना है, उसमें मुझे सुझाव दीजिए आप लोग। और जब लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए तो पीयूष जी ने बहुत सही बात कही कि उन्होंने सबसे पहले कहा नहीं, हम लोग स्वास्थ्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर उनका पहला प्रहार था। एक तरह से कहिए प्रहार में शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही लचर थी उससे पहले। अगर आप देखें तो अटल जी ने सबसे पहले कहा कि स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें सड़क की भी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि उन्होंने पूरे गांव को, भारत के एक गांव को जीप से, पैदल, ट्रेन से घूमा था, तो उन्होंने देखा था कि आनंद शंकर जी, जिस तरीके से आप आज ये तमाम बातें याद कर रहे हैं, हालांकि आज का दिन ऐसा नहीं है कि मैं ये सब बातें दोहराऊं या फिर मैं आपको बीच में रोक के क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं, लेकिन फिर भी आप अगर कह रहे हैं तो मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। आपने अभी इतनी अच्छी बातें याद दिलाई कि उन्होंने सुझाव मांगे कि कैसे हम स्वास्थ्य के सेक्टर में काम कर सकते हैं, कैसे जो लचर स्वास्थ्य हैं उन पे हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आज के वक्त में क्या वाकई जो बातें आप याद कर रहे हैं उनसे सच में हमने कुछ सीखा है, कोई सबक लिया है? क्योंकि हमने देखा कि अब जब स्वास्थ्य सेवाएं हमारी तमाम चरमरा गई, हमने लोगों को सड़कों पे अचानक से अनाउंसमेंट करके छोड़ दिया कि सब कुछ बंद हो गया, तो किसी से कोई भी सुझाव नहीं लिया गया। क्या वाकई में हम अटल जी के रास्ते पर कायम हैं या फिर हम वो सब कुछ भूल चुके हैं? क्योंकि जो आज मौजूदा हालात हैं वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और देखिए उसी राह पे चल रहे हैं। जिस बड़ी त्रासदी का हम लोगों ने सामना किया पिछले 2 वर्षों में, एक तरह से जीवन गति रुक गई थी नेता की। किस तरीके से, किस संवेदनशीलता से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस सिचुएशन का सामना किया और पूरे भारत के लोगों ने आगे बढ़ के सहयोग किया। उन्होंने जो भी अनुशासनात्मक बात कही, जो भी एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया, सबने आगे बढ़ के पालन किया। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, बहुत बड़ी त्रासदी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप देखिए भारत की आबादी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्तर का था और उसको कैसे एक एक कदम आगे बढ़ के उसको मेन स्ट्रीम में लाया गया। स्वास्थ्य को लेकर कितने सजग रहते हैं हमारे आज के प्रधानमंत्री जी, वो खुद आगे बढ़ के फ्रंट फुट पर लोगों को लीड करते हैं और कहते हैं कि एक प्रोटोकॉल जो हमने बनाया है उसका पालन करिए। शंकर जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। दरअसल लखनऊ से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा दें, क्योंकि आज पूरे देश भर में जगह जगह अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, स्वतंत्र सिंह नजर आएंगे और उनके अलावा और भी गणमान्य लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करके लखनऊ में इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, जिसे सुशासन दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। और दरअसल क्या सुशासन को लेकर हम कितने सतर्क हैं, या हमें वाकई में जो जीवन मंत्र अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है वो याद भी है कि नहीं है, या फिर सिर्फ किताबों तक, कागजों तक वो चीजें जो है सिमट कर रह गई हैं, ये बड़ी बात है। और इसी पर हमने आज ये चर्चा भी रखी है, ये टॉपिक भी रखा है, क्योंकि ओमिक्रॉन की लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन लाइफ स्टाइल हम कैसे जीते हैं, जो तरीका एक बताया गया अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए, क्या उस पर हम कितना फॉलो करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाकर वहां पर पुष्प अर्पित करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तो लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और एक बार मैं लखवीर का रुख करना चाहूंगी, उसके बाद स्वाति जी के पास चलेंगे। लखवीर, फिलहाल अगर हम बात करें, क्योंकि हम ओमिक्रॉन का जिक्र भी लगातार साथ साथ कर रहे हैं, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो देश हमारा इस वक्त मौजूदा संकट से जूझ रहा है, दिल्ली के आज ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं? लखवीर। बिल्कुल निदा, ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया है सामने, ये काफ़ी संक्रामक है और ये बेकाबू हो चुका है, क्योंकि जिस रफ्तार से अब ये संक्रमण फैला रहा है ये वाकई में चिंताजनक है। क्योंकि अब तमाम जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो एक्सपर्ट्स की राय सामने आ रही है, वो यही दर्शा रही है कि फरवरी महीने तक ओमिक्रॉन के मामले देश में पीक पर होंगे और संभावित तीसरी लहर आने के भी चांसेस है। और काफ़ी ज़्यादा संक्रामक ये वेरिएंट बताया जा रहा है, 33 गुना फीसदी तेजी से फैल रहा है और 5 से 6 गुना
जहरीला है, संक्रामक है पिछले जो कई वेरिएंट्स आए उनकी तुलना में। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी अब ये बेकाबू हो चुका है। इसके मद्देनजर तमाम जो सरकारें वो भी अब एहतियात के तौर पर कदम उठा रही है और अब सख्ती बढ़ा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सेलिब्रेशन को देखते हुए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन और क्रिसमस को देखते हुए पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन अब नहीं हो पाएगा, चाहे वो क्रिसमस की बात हो या न्यू ईयर की बात हो। ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं तमाम डीएम्स और डीसीपीएस को। इसके साथ ही जिस प्रकार से हमने हाल के दिनों में देखा कि सरोजिनी नगर मार्केट में भीड़ बेकाबू हो गई है, जो भीड़ है वो लगातार वहां पहुंच रही है। ऐसे में तमाम जो सुखबुगाड़ थी कि क्या पाबंदियां होंगी, क्या सख्तियां होंगी, उसके मद्देनजर अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऑड इवन तरीके से अब दुकानें 25 और 26 दिसंबर को सरोजिनी नगर मार्केट में खुलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा कि ये भीड़ आ रही है, ये बेकाबू हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और अगर कोई अनहोनी होती है, कोविड से किसी की व्यक्ति की मौत होती है और भगदड़ मचने से किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी जिम्मेदार होगी। ये हाईकोर्ट का कहना था, जिसके बाद हरकत में प्रशासन आया और ये सख्ती बढ़ाई गई। हालांकि जिस प्रकार से दिल्ली से सटे राज्य उत्तर प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू लागू किया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू जैसी सख्तियां अब देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन लगभग ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि सिर्फ रात में पाबंदी लगाने से कुछ भी हल जो है वो नहीं निकलेगा, और अगर क्या वाकई में कुछ हल निकलेगा, इसके जानने के लिए हम चलते हैं स्वाति जी के पास। स्वाति जी, क्या वाकई में जिस तरीके से जो हालात अभी हमारे देश के बने हुए हैं, लगातार जो ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा हो रहा है, कहर बहुत ज्यादा बरस रहा है हर जगह और खतरा भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्या महज रात में नाइट कर्फ्यू लगाने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, या फिर वाकई में हम रात को कर्फ्यू लगाने से दिन भर सारे काम करेंगे, तमाम तरीके की रैलियां करेंगे, तमाम संबोधन करेंगे, सब जगह जाएंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, बाजार भी घूमेंगे, लेकिन रात को जब सो जाते हैं सब लोग तो ऐसे वक्त में हम नाइट कर्फ्यू लगा देंगे? ये कैसा रास्ता है? क्या वाकई इससे बचाव हो सकता है? जरा समझाइए। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी को जरूर विनम्र श्रद्धांजलि देने अर्पित करूंगी। देखिए, एक बहुत जरूरी बात है, जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं तो बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने की जरूरत होती है और वक्त से डिसीजंस लेने की जरूरत होती है, तभी हम जो आने वाला नुकसान है या आने वाली विपदा है उसको हम कम कर सकते हैं और उसको हम छोटा कर सकते हैं। अगर आप देखें तो सरकार लगातार इस तरफ प्रयास कर रही है। मुझे लगता है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों ही पिछले 2 वेव से बहुत सारे सबक सीख करके हम आ रहे हैं और उनका पालन करने की जरूरत है। और साथ ही में जो हमारा साइंटिफिक डेटा आता है, दूसरे देशों से आ रहा है और अपने भारत से भी विभिन्न राज्यों से जो डेटा आ रहा है उसको कोलेट करके एक अहम निर्णय जो लेना होता है वो समय से लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लगातार जो समीक्षा बैठक हो रही है प्रदेशों में केंद्र सरकार के द्वारा, मुझे लगता है उन सब में इन सब का आकलन किया जा रहा होगा। जरूरी ये जरूर है, जैसे कि आपने कहा कि एक तरफ हम नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, एक तरफ हम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वापस आ रहा है या कोरोना अभी गया नहीं है, हमें बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। वहीं हमें जरूर इस बात पर भी बहुत गौर फरमाने की जरूरत है कि जहां भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहां भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां भी हमें पाबंदियां लगानी होंगी। न केवल हमारी जो मार्केट्स हैं, हमारे जो फंक्शंस हो रहे हैं, समारोह हो रहे हैं उनको, पर हमें रैली की तरफ भी इस तरफ जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां जहां भी लोग इकट्ठे होंगे वहां वहां से संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। इसलिए जो भी ऐसे जमावड़े आप देख रहे हैं लोगों के जहां जहां भी हो रहे हैं, वहां वहां हमें कोई लिमिटेशंस लगाने की जरूरत होगी कि कितने लोग होंगे, कितनी फ्रीक्वेंटली आप इस तरह की रैलीज कर सकते हैं या लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनका डिसबर्समेंट कैसे होगा, वो कैसे आएंगे, वो कैसे जाएंगे, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। और आने वाले वक्त में जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि अब ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका है, कई देशों में हो चुका है, तो हमें भी उसकी पूरी तैयारी अभी से करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, क्योंकि हमें वो वक्त नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी लहर में क्या हाल था, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चरमरा गई थी, कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे और कैसे लोग अस्पतालों के बाहर चक्कर लगा रहे थे। वो सब चीजें अगर हम याद रखेंगे, वो चीखें, वो आंसू और वो बिलखनापन और वो एक तरफा लोगों का बाहर खड़े होकर सिर्फ निहारते रहना इस उम्मीद के साथ कि कोई डॉक्टर आए हमें देखे या अस्पताल में हमें बेड भी मिल जाए तो शायद हमारे मरीज की जान बच जाएगी, वो सब कुछ अगर हम याद रखेंगे, वो बेबसी अगर हम याद रखेंगे, तो शायद तीसरी लहर से निपटने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। लखबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से ब्रेक पर जाने से पहले अटल जी का वो फलसफा आपको सुना दूं जिसमें वो जीवन जीने का मंत्र देते नजर आ रहे थे। हमने स्मॉल पॉक्स को जीत लिया है,
ट्यूबरकुलोसिस पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य की आयु बढ़ गई है। मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं। लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते, जिंदा नहीं। हमने स्मॉल पॉक्स को जीत लिया है, ट्यूबरकुलोसिस पर विजय प्राप्त की है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कदम मिलाकर चलना होगा। क्या वाकई जो सोच उस वक्त वो रखते थे, या जो सोचकर उन्होंने वो कविताएं लिखी थी, वो आने वाले वक्त में इतनी कारगर साबित होंगे, या आने वाले वक्त में उनकी सोच, उनकी लेखनी, उनकी कविताएं इतनी काम आएंगी हमारे, और हमें उनसे सीख ही मिलेगी, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जिस तरीके से एक एक बात उनकी, हर एक लाइन की, कदम मिलाकर चलना होगा, हार नहीं मानूंगा, ये तमाम बातें उस तरफ इशारा करती हैं कि हमें एक साथ भाईचारे की कितनी सख्त जरूरत है। हमें एक साथ, जो देश में इस वक्त मौजूदा हालात हैं, तमाम राजनीति से ऊपर उठकर, कोई भी राजनीति ना करके सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करनी होगी। वो तमाम बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि भाईचारे को आप लोग कायम कीजिए, किसी भी तरह की, कम से कम ऐसे वक्त में तो राजनीति मत कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आइए उनका रुख कर लेते हैं हम। हमारे साथ पीयूष पंत जी जुड़े हुए हैं, आनंद शंकर साहब जुड़े हुए हैं, स्वाति महेश्वरी जी जुड़े हुए हैं। पीयूष सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से ये अभी जो बात कही गई, जब हम ब्रेक पर जाने से पहले स्वाति महेश्वरी जी कह रही थी कि हमने पहली लहर से, दूसरी लहर से बहुत कुछ सबक सीखा है, और वो उम्मीद है कि कम से कम वो हालात जो है वो दोबारा से पैदा ना हो। लेकिन मौजूदा स्थिति जो है वो एक बार फिर से उसी तरफ हमें ले जाती है। दूसरी लहर में आपको याद होगा कि कोई सा घर ऐसा नहीं बचा था सर, जिस घर से जनाजा की अर्थी नहीं उठ रही थी, क्योंकि कोरोना अपना कहर बरपा रहा था, चरम पर था। लेकिन उसी बीच हमने देखा पश्चिम बंगाल में जमकर रैलियां हो रही थी, बिना मास्क के तमाम जो जिम्मेदार हैं, जो हुक्मरान है, वो नजर आ रहे थे। वो बात अलग थी कि उस वक्त भी दिन में रैलियां होती थी, शाम को समीक्षा बैठक होती थी, रात को कर्फ्यू लग जाता था, और अभी भी हालात वही है, बदले नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिन में 2 लाख लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है, और शाम को समीक्षा बैठक दिल्ली में हो जाती है, रात को नाइट कर्फ्यू लग जाता है। और इतने पर भी हम आज भी ये कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन सीखा तो कुछ भी नहीं सर, सबक कुछ भी नहीं लिया, तस्वीर वही पुरानी है। निदा, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। देखिए, हमने ना, जो पहली लहर आई थी उसने एक वार्निंग दी थी हमें, और उस समय सरकार ने ये एक कमेटी भी बनाई थी कि ऑक्सीजन की कमी की संभावना हो सकती है, इसके लिए कमेटी बनाई थी। और उस कमेटी ने कहा था कि आप जल्दी से जल्दी जो है कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाइए। लेकिन क्या हुआ, सरकार बैठी रही, सोती रही। जब दूसरी लहर आई और भयंकर ऑक्सीजन की कमी होती चली गई, लोग त्राही मच गई, लोग परेशान हो गए, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लोग इस्तेमाल करने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का पूरा चरमरा गया था, लेकिन कोई तवज्जो तब नहीं दिया गया था। और यही बात अब देखिए अभी हो रही, जिस तरह से जो है कि गाइडलाइंस का फॉलोइंग नहीं हो रही है, वो लगातार हम देख रहे हैं। बाजार में क्या, देखिए खुद सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा अभी जो हाल में बनारस में जिससे प्रधानमंत्री जी ने जो कैबिनेट मीटिंग वहां पे ली थी, वहां सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने मास्क लगाया था, और प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री ने मास्क नहीं लगाया था। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप टीवी में तो मैसेज देते हैं कि साहब
डिस्टेंसिंग करिए, आप जो है मास्क लगाइए, लेकिन आप क्या दे उदाहरण पेश कर रहे हैं आप? तो ये तमाम चीजें हम सीरियस नहीं है, जबकि देखिए पूरे विश्व में कोरोना के बाद ये एक सहमति बनी है कि अब जो है कि ज्यादा निवेश करना चाहिए जीवन रक्षक दवाओं पे और जीवन रक्षक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर। लेकिन हो क्या रहा है हम देख रहे हैं, हथियारों की खरीदारी हो रही है, जो है आर्मी के और एयरफोर्स के मिलिट्री के आर्मामेंट्स आप ले रहे हैं, हमारा देश भी ले रहा है नए नए। आप जो है रिलीजियस कॉरिडोर्स बनवा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, अभी अस्पतालों की जरूरत है, ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है। गांवों में जो है कि देखिए जिस तरह से वो फैलेगा, तो वहां पे एकदम हेल्थ सेक्टर जो है बिल्कुल ही चरमरा चुका है, वहां पे है ही नहीं कुछ है। जो वाजपेयी साहब ने इसीलिए जोर दिया था कि गांव में भी जो है कि प्राइमरी हेल्थ सेक्टर तो है, शहर में भी होने चाहिए, और गांव के जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है उनकी वो सोच जिस वक्त शायद किसी महामारी के बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होगा, लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि देश में एक दिन ऐसे हालात आएंगे, कितनी बड़ी महामारी अपनी पूरी चपेट में ले लेगी। और देखिए निदा जी आज भी सिर्फ 1% हम स्पेंड कर रहे हैं जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पे। बिल्कुल ठीक है। आनंद शंकर जी, आपने सुनी तमाम बातें, क्या लग रहा है सर, क्या वाकई में जीवन मंत्र जो है वो हम दे पाएंगे? क्या ओमिक्रॉन की लहर में हम अटल जी का जो सबक था वो याद रख पाएंगे? बिल्कुल ठीक है। आनंद शंकर जी, देखिए निदा जी, जो पीयूष जी ने बात करी, अभी प्रधानमंत्री जी इतनी संवेदनशीलता से इस सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से वैक्सीनेशन की ड्राइव चला के खुद से उन्होंने मोर्चा संभाला और वैक्सीनेशन ड्राइव की। हर एक जगह पे अस्पताल कैसे और सुदृढ़ हो इसके ऊपर लगे हुए। एक मंत्र वाजपेयी जी का था जिसको अनुसरण करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था कि स्वस्थ हो भारत, समृद्ध हो भारत और सशक्त हो भारत। तो सबसे पहले उन्होंने जो सपना देखा था स्वस्थ हो भारत, उसी स्वस्थ भारत के परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी नित नए जज्बे के साथ, जोश के साथ भारत को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके लिए पहल कर रहे हैं। चाहे वो आप देखें आयुष्मान योजना उन्होंने शुरू की, आप गांव-गांव में जाके देखिए, हम लोग दिल्ली की बात ना करें, गांव में सेहत का ख्याल रखने के लिए नए नए प्रयोग हो रहे हैं, कैसे अस्पतालों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बढ़ोतरी हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी खुद बहुत संवेदनशीलता से देख रहे हैं इन चीजों को। आप किसी भी एकदम पिछड़े राज्य में भी जाके देखिए भारत के, तो वहां पे बुनियादी सुविधाएं बढ़ रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी बहुत गड्ढे भरने बाकी हैं। भारत में इतने गड्ढे थे जिसको भरते भरते थोड़ा टाइम लगेगा, और सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं इसमें। लेकिन एक बात है, जैसे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं, या वाजपेयी जी भी कहते थे, हमें अपने सेहत का खुद ध्यान रखना होगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग और कौन पालन कर रहा है नहीं कर रहा है पे ना देखते हुए हम पालन कर रहे हैं कि नहीं, हम मास्क लगा रहे हैं कि नहीं, हम भीड़ भाड़ में जाने से बच रहे हैं कि नहीं, इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। बनिस्पत की टीका टिप्पणी करना, हाँ, एक दूसरे का देख के अनुसरण होता है, टिप्पणी तब जरूर हो जाती है और महत्वपूर्ण भी हो जाती है। देखिए, नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर, आप समझ गए शायद मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन सर, टीका टिप्पणी तब करनी जरूरी हो जाती है जब हमारे देश के ही मान्य लोग लाखों की भीड़ के सामने खड़े होते हैं, उनके सामने एक इंच की भी जगह नहीं होती। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात होती है कि कोई उसका पालन कर पाएगा। उन लोगों के चेहरों पे खुद के मास्क नहीं होते, और अफसोस तब होता है जब वो उसी भीड़ के बीच में से, उसी मंच से खड़े होकर ये कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भीड़ को खुद न्योता देते हैं, हम भीड़ को खुद बुलवाते हैं, हम भीड़ का इंतजाम खुद करते हैं कि आइए और हमारी भीड़ में, हमारी रैलियों में भीड़ की शक्ल में आप तादाद बढ़ाइए, ताकि मैसेज ये जाए कि लोगों का हुजूम उमड़ा हमें सुनने के लिए। तो ऐसे वक्त में टीका टिप्पणी जरूरी हो जाती है। नहीं लगता आपको? देखिए, इस वक्त हम लोग टेक्निकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग, हमारे जो सारे माध्यम है वो अब महज रास्ता, जी ठीक है, अगर आप समझ गए तो जी बात पूरी कीजिए। मैं जो कहने चाह रहा था, हाँ, ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट की बैठक थी, उस दिन ओमिक्रॉन का ये प्रारूप नहीं आया था देश में। ये आप बात कर रही 1 सप्ताह पहले की। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी खुद बहुत सजगता के साथ, बहुत सतर्कता के साथ ये संदेश देंगे, और हम सब लोग उनका अनुपालन भी करेंगे। उस दिन ओमिक्रॉन का ये सिचुएशन नहीं था। वाराणसी दौरा, उत्तर प्रदेश में लगातार 10 दौरे 30 दिन में, तो सर ये सब तो अभी ओमिक्रॉन के बीच ही हो रहे हैं ना, अगर मैं सही हूं तो। ओमिक्रॉन का जो अभी प्रारूप आया है और जो स्थापित हो रहा है, ये पिछले 24 से 48 घंटों में जो इसने अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू किया है, तो बहुत संवेदनशीलता के साथ भारत सरकार
पूरे राज्य सरकार के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड कोऑर्डिनेशन करके और इस पर बहुत ही गंभीरता से चिंतन कर रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है, ईश्वर भी हम लोगों का साथ देंगे और भारत इस चुनौती को हंसते हंसते सामना भी करेगा और हम इससे पार भी पा लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी खुद सजग हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, खतरा कितना बड़ा है? क्या तीसरी लहर अगर आ जाती है तो हम स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें या हम स्वास्थ्य सेवाओं के हिसाब से बात करें, हम कितने तैयार आने वाली सिचुएशन से निपटने के लिए? एक डॉक्टर होने के नाते आप कैसी फैसिलिटी देख पा रही हैं? देखिए निधा, मैं पूरी तरह से ये बात तो जरूर मानती हूँ कि जो फर्स्ट वेव हमारी जब आने की बात हुई थी, दस्तक हुई थी, वहां से लेकर अगर आज तक की बात करें तो भारत एक काफी सशक्त जगह पर खड़ा हुआ है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सभी स्टेट्स ने बेटर करने की कोशिश की है। वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी इतनी अच्छी चल रही है, कितनी सारी चीजों पर हमारी आत्मनिर्भरता आई है। पीपी किट्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो देखिए बहुत जरूरी है ये समझना यहाँ पर कि ये वही भारत है जिसके लिए पूरा विश्व बोल रहा था, WHO बोल रहा था कि अगर यहाँ कोरोना आएगा तो यहाँ त्रासदी आ जाएगी, यहाँ बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन हम वही भारतीय हैं, वही हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसने आज कोरोना से लड़ करके दिखाया है और आने वाले वक्त में हम और बेहतर लड़कर दिखाएंगे। और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, जिस तरह से वो कठिन डिसीजंस लेते हैं, वो आने वाले वक्त में भी उस तरह से जनता के हित में कठिन डिसीजंस लेंगे और हम लोग इस तीसरी लहर से भी बाहर आएंगे। जरूर आपकी चिंता भी बिल्कुल वाजिब है कि जब इस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा सामने दिखाई देता है तो जो हमारी रैलीज हो रही हैं, जो हमारे जन समारोह हो रहे हैं, जो हमारी तरह तरह की इस तरह की तमाम गोष्ठियां हो रही हैं, उन पर हमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि यहाँ से संक्रमण और तेजी से ना बढ़े और जो आज हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं वो कल हमें बिल्कुल सामने खड़ी दिखाई ना दे। तो हमें कोशिश करनी है कि जो हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 2 सालों में बेहतर करा है इस पेंडेमिक की वजह से, वहां हमारे लोड ना पड़े। और वो लोड तभी नहीं पड़ेगा जब तेजी से मामले नहीं आएंगे। तो अगर थोड़े थोड़े मामले जैसे ओमिक्रॉन के आ रहे हैं जो कि आने स्वाभाविक है, जिन्हें हम रोक नहीं सकते हैं, अगर वहां तक हमारी गाड़ी रहती है, अगर कम कम मामले आते हैं तो हम बहुत आसानी से इस तीसरी लहर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जिस दिन बहुत मामले तेजी से सामने आने लगेंगे उस दिन हम कितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, हमारे हाथ खड़े होंगे। इसलिए हमें कोशिश डेफिनेटली ये करनी है कि हम वहां ना पहुंचे और उसके लिए आज हमें समय से कठिन डिसीजंस लेने ही होंगे ताकि हम जो है वहां तक ना पहुंचे और लोग जो है दोबारा से वो जो दूसरी लहर का कठिन समय था उससे ना गुजरे। तो जरूर ये प्रयास इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए और साथ ही लोगों को भी पूरा सहयोग देने की जरूरत होगी, क्योंकि देखिए अगर लोग सहयोग नहीं देंगे तो चाहे कितना भी इस वक्त हमारी जो सरकारें हैं वो कदम उठा ले, वो सब बेकार होंगे अगर हम साथ नहीं देंगे। हाँ, तो नहीं बिल्कुल, हम लोगों की जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, देश का कोई भी एक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी एक आदमी से कुछ नहीं होगा। कोशिश सबको ही करनी होगी, सबको साथ देना होगा और इस जागरूकता में हमें भागीदार भी बनना होगा, क्योंकि महज बचाव ही एक रास्ता है और अगर हम खुद ही बचाव नहीं करेंगे तो हम किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। लेकिन जब सरकारें होती है और वो मौजूदा वक्त में रहती हैं और गारंटी लेती हैं और जिम्मेदारी लेती हैं, दावे वादे करती हैं, तो इसलिए लिहाजा उन लोगों से सवाल जवाब भी बनते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या कह रही है। पीयूष बंसल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष बंसल, नहीं लगता कि ऐसे वक्त में जो रैलियां हम कर रहे हैं या चुनाव की तरफ हम लोग पागल हुए जा रहे हैं, अगर ऐसे वक्त में हम घर पर बैठकर लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े? आजकल तो बहुत अच्छा सा माध्यम है कि आप व्हाट्सएप पे कुछ भी वायरल कर दीजिए, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल कर दीजिए, आप पोस्टर छपवा दीजिए, उसके जरिए मैसेज दें, क्योंकि हमें लोगों की फिक्र है। हम लिहाजा आपके बीच खुद नहीं आएंगे क्योंकि हम आपको बचाना चाहते हैं। नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी मिसाल होगी और आपकी तरफ लोगों का रुझान और ज्यादा बढ़ेगा? आपको लोग और ज्यादा पसंद करेंगे कि आपने हमारी फिक्र की, इसलिए आप घर में बंद रहे और आपने जो भी संवाद करना था हमसे डिजिटल के माध्यम से किया। देखिए निधा जी, जो ये रैलियां होती है तो उससे एक माहौल बनता है और पार्टियों के पक्ष में एक माहौल बनता है निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरह का देखिए खतरा पैदा हो रहा है लगातार कोरोना का और अब तीसरी लहर का जो है, और ये इसलिए भीड़ करना बिल्कुल वाजिब नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा यही होता है कि जितनी आप भीड़ बढ़ाएंगे, हम क्या देख रहे हैं, बाजारों में वैसी भीड़ है, पॉलिटिकल रैलीज में भीड़ है। तो निश्चित रूप से देखिए आप जो कह रही बात सही है कि इतने हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स है, इतने वेपन्स हो गए हैं टेक्नोलॉजिकली कि हम जो है वर्चुअली संवाद कर सकते हैं और हमने किया भी है, प्रधानमंत्री ने भी किया है वर्चुअली संवाद जो है। तो और आपके पास देखिए व्हाट्सएप है, इसके तमाम है, उसमें आप जो है कि गलत तरीके की खबरें देने की बजाय जो है, गलत तरह की सूचनाएं देने के बजाय अपनी पार्टी के बारे में बताएं, अपनी पार्टी के कैंपेन के बारे में बताएं, आपका मैनिफेस्टो क्या है,
आप क्या करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, अभी तो वो जरूरी नहीं कि आप इतनी बड़ी बड़ी जो है भीड़ लेके आए और जो है वहां पे शामिल कराएं। अब तो ये है कि किराए पे आप भीड़ लेके आते हैं, उनको भी रिस्क में डालते हैं जिनको आप लेके आते हैं, आगे दिखाने के लिए साहब हमारी भीड़ ये तो रिस्क बहुत कितना सफल है। बड़ा हो जाता है पीयूष जी, ये रिस्क कितना बड़ा हो जाता है, क्योंकि कौन कहां से आया है किसी को नहीं पता होता। ये यहाँ से जाके कहां कहां फैलाएंगे ये बीमारी को किसी को नहीं पता होता। उसके बाद आप ढूंढते रहिए, किसी का कुछ अता पता नहीं होता। लेकिन खतरा इतना बड़ा है और इस बीच ऐसी लापरवाही इस तरफ साफ इशारा करती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की फिक्र है, हमें सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे काबिज होने की फिक्र है, हमें सिर्फ और सिर्फ कोई राज्य हमारे हाथ से न छूटे इसकी फिक्र है, ना कि लोगों की जान की फिक्र है। आनंद शंकर साहब हमारे साथ बने हुए। आनंद शंकर सर, जो इस वक्त मौजूदा हालात है देश में, क्या लग रहा है आपको कि वाकई में जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी दूसरी लहर में, हमने देखा कि अस्पतालों के सामने कैसे लोग दम तोड़ते नजर आए, ऑक्सीजन की कमी देखी, किसी एक इंजेक्शन के लिए लोगों ने 35-35, 40-40 हजार का एक इंजेक्शन उस वक्त लिया। तो अब क्या हम उन हालातों से ऊपर उठ चुके हैं? क्या वो तमाम कमियां जो थी वो पूरी कर ली गई है कि अगर ऊपर वाला न करे कोई इस तरीके की आफत हमारे देश पे आती है और फिर से हालात बेकाबू होते हैं, फिर से कोई महामारी जो इस वक्त गहरा संकट लिए मंडरा रही है हमारे पूरे देश पर, ओमिक्रॉन की मैं बात कर रही हूं यहाँ पर, उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं सर? देखिए निधा जी, मैं आपके इस संवेदनशील सोच की बहुत सराहना करता हूँ और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सब लोगों का एक ही मत है कि भारत कैसे स्वस्थ रहे और भारत में जो चुनौतियां आ रही हैं उससे कैसे हम लोग उससे निजात मिले। देखिए, हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा रखना चाहिए और प्रधानमंत्री जी खुद इन चीजों को लेके बहुत ही सजग और बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। ये ओमिक्रॉन की चुनौती बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रही है और नित नए नए मानदंड स्थापित हो रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जो भी सपना देखते हैं या प्रधानमंत्री जो भी योजना लाते हैं, नहीं लगता आपको कि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता? जो हमारा सिस्टम है उसे भी सतर्क होना होगा। हमारे जो निचले अधिकारी हैं, जो आपने आयुष्मान योजना का जिक्र किया, अभी ज्यादा दूर नहीं जा रही, अभी 15 दिन पहले की बात मैं आपको बता दूं, मेरे रिश्तेदार थे, आयुष्मान कार्ड उनके पास था, मैं अभी अपनी आप बीती बता रही हूँ, बट उनसे फिर भी वहां पर पूरा बिल ले लिया गया और ये कह करके कि आपके कार्ड में ये चीज ऐड नहीं है, आपके कार्ड में ये चीज ऐड नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? पीएम मोदी बेशक पूरी हर हालात पे नजर रखते हैं और उनकी कोशिश ये रहती है कि मेरा कोई भी भारतवासी या मेरे देश का कोई भी एक भी आदमी दूर दराज तक, गांव-गांव तक परेशान ना हो। यही वजह है कि वो इतनी योजनाएं लेकर आते हैं, लेकिन इसका फायदा लोगों तक पहुंच कब रहा है, ये बड़ा सवाल है। ठीक बात, बिल्कुल सही बात कही हम। हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इनहेरिट करने की आवश्यकता है और धीरे धीरे ये जो हमारे सिस्टम में एक जो दीमक लगा हुआ, उस दीमक को भी साफ करने की आवश्यकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अकेले प्रधानमंत्री जी पूरे 150 करोड़ लोगों के दुख को नहीं हर सकते, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। जैसे पीयूष जी ने बहुत ही सजगता से रैलियों की बात की। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के पीछे नहीं भागती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक इसको अध्ययन कर लिया, एक देख लिया है कि नहीं, ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासनात्मक रूप से इस पर कंट्रोल कर लेगी, नियंत्रण कर लेगी। सत्ता वाजपेयी जी का हम लोग अनुसरण करते हैं, सत्ता का खेल नहीं खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आपने कल एक समाजवादी पार्टी के संस्थापक की बात सुनी होगी कि भाई ओमिक्रॉन से रैली को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सर दिन आज ऐसा है, मैं किसी ज्यादा बहस में पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को हर कोई नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। ऊपर से हमारा देश एक बार फिर से उस बुरे दौर से गुजर रहा है जिसमें जाने जाने का दौर भी शुरू हो चुका है, पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुका है। वरना मैं आपको सब बता दी कि पहली लहर में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, दूसरी लहर में कैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, और अब तीसरी लहर की आशंका है, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सर, मैं इस सब चीजों में नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, नहीं सर, मैं जानना नहीं चाहती, बहुत कुछ है सर, बहुत है, लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि हमारी तैयारी कितनी है और जो मौजूदा हालात हैं उससे हम निपट पाने में कितने सक्षम हैं। भारत सरकार भारत के पूरे राज्य के साथ बहुत सजगता के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और तैयारी भी हम लोगों की पूरी है। ईश्वर ना करे कोई अनहोनी हो, लेकिन उस अनहोनी से बचने के लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन से लेके पूरे दवाई की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की व्यवस्था हर तरह से मजबूत की हुई है। हाँ, जरूर कुछ कमियां हैं, उस कमी को दूर करने के लिए भी पूरी सजगता से इस पर एक कैबिनेट की भी बैठक चल रही और एक दूसरे के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी, स्वास्थ्य के जितने बड़े अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सब लोग इस पे रखे हुए नजर। मैं फिर से एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग कैसे
इस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार के कदम से कदम, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले। सरकार के इस सहयोग में सहभागी के रूप में हम साथ में चले। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है, सिर्फ सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हम सभी पक्ष लेकिन उस कर्तव्य को अगर जिम्मेदार लोग पहले निभाएंगे सर, तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और हम बिल्कुल कह भी सकते हैं, हम बिल्कुल हम कह भी सकते हैं, हम वो काम ना करें, लेकिन हम जनता से कहें कि आप वो काम कीजिए, तो सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले पाबंदी हमें अपने ऊपर लगानी होती है। आपके चैनल पे कह रहा हूं कि स्वाति जी, क्या लक्षण है इसके, कैसे पकड़ में आएगा ये ओमिक्रॉन वायरस नया वेरिएंट जो है, ये कैसे पकड़ में आएगा, और बचाव के क्या तरीके हम शुरुआत में अपना सकते हैं? बिल्कुल, देखिए निदा जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो अब ओमिक्रॉन के लक्षण हैं वो जो हमारे पुराना कोविड था उससे थोड़े भिन्न भी हैं, क्योंकि अब जो ओमिक्रॉन के साथ हम लक्षण देख रहे हैं उसमें आपको टेस्ट और स्मेल का जो है लॉस नहीं होगा, जैसे पहले ज्यादातर लोगों में हो रहा था। तेज बुखार नहीं हो रहा है, सांस लेने में दिक्कतें, ये सब समस्याएं ज्यादा नहीं है। अब जो ज्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो थकान है, मांसपेशियों में दर्द है, हल्का बुखार है, या खांसी है, या गले में खराश है, इस तरह की समस्याएं ज्यादा दिख रही हैं, और जो कि आमूमन तौर पे इस मौसम में वैसे भी प्रदूषण के कारण या कोल्ड फ्लू के कारण हमें होती ही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है सबसे पहले ये समझना कि अगर हमें कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण महसूस हो रहे हैं तो हमें खुद को आइसोलेट करना है, हमें अपने परिवार वालों से खुद को थोड़ा अलग करना है, ताकि अगर ये ओमिक्रॉन है तो हम अपने परिवार के बाकी लोगों को ये ओमिक्रॉन पास ऑन ना करें। साथ ही हमें तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, उनसे हमें समझना चाहिए कि हमें क्या ट्रीटमेंट शुरू करना है, कब टेस्टिंग करानी है। तो क्योंकि आपने पिछली बार देखा भी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से लोग अपने आप अपना ट्रीटमेंट करना शुरू हो गए, जो एक ने खाया वो दूसरे ने खाना शुरू कर दिया। तो ये गलती ना करें, जरूर डॉक्टर से संपर्क में आए और समझ करके हमें क्या खाना है वो ले। साथ ही हमें बार बार देखिए, अगर घर में इस तरह की किसी को भी बीमारी होती है, जैसे हम कहते हैं नजला, खांसी, बुखार, तो हमें जल्दी जल्दी हैंड सैनिटाइज करने चाहिए, क्योंकि हम घर की कई चीजें छूते हैं और वही परिवार के बाकी लोग भी छूते हैं, जिससे संक्रमण फैलता है। इसलिए हैंड सैनिटाइज करें या साबुन पानी से अच्छे से धोएं। साथ ही बाकी लोगों से जरूर ये अपील रहेगी जिनको कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी होते हैं जिन्हें लक्षण नहीं है लेकिन संक्रमित हैं, इसीलिए मास्क लगाने को बार बार बोला जाता है कि आप मास्क लगाइए ताकि दूसरे भी सुरक्षित हो, आप भी सुरक्षित रहें, और जो दूरी मेंटेन करने की बात करी गई है वो करिए। और जो क्लोज स्पेसेस में हम जो गोष्ठियां करते हैं, खासतौर से बंद जगह में जो हम ज्यादा करते हैं, वहां से संक्रमण ज्यादा फैलता है, इसलिए कोशिश करें कि हम इस तरह की गोष्ठियां ना करें। बहुत अच्छी जानकारी आप साझा कर रही हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है वो बता रही है कि और ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिन्हें अगर हम फॉलो कर लें तो बहुत हद तक बचा जा सकता है किसी भी बीमारी से। पीयूष सर, क्योंकि आप भी पत्रकार रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, और मैं भी एक पत्रकार के रूप में आपसे इस वक्त यहाँ बैठी हूँ, स्टूडियो में बातचीत कर रही हूँ, तो पत्रकार के तौर पर कैसे आज वाजपेयी जी को याद करना चाहेंगे, क्योंकि पत्रकारी से ही उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी? रार नहीं तानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम इतने प्रिकॉशन लें ताकि कोरोना पे हम विजय हासिल कर सकें। जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। और जैसे आपने बात करी तो पत्रकार तो निश्चित रूप से देखिए कवि मन थे, वाजपेयी जी कवि मन थे, वो बहुत सेंसिटिव थे, लोकतंत्र के प्रति उनकी बहुत निष्ठा थी। पत्रकार थे इसलिए उनकी ट्रेनिंग वही हुई थी, इसीलिए वो चीजों को समझते थे, कौन जनता के पक्ष की है, कौन जनता के विपक्ष की है। इसीलिए कभी उन्होंने इस देश की जो आप देखिए एक संस्कृति है उसको मिटने नहीं दिया। उन्होंने कभी जो है डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं खेली, सबको सांस लेके। आपने एक कविता सुनाई थी वाजपेयी जी की जो है, एक सांस एक मुट्ठी बना के सब सांस चलो। तो वो एक देश को जोड़ के, हर मजहब के लोगों को जोड़ के चलना चाहते थे, क्योंकि वो एक कर्म से पत्रकार थे, वो जानते चीजों को देखते समझते थे, और मन से वो कवि थे। देखिए वो पत्रकार भी अच्छा होता है जिसका मन कवि का होता है, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है, वो चीजों को समझता है। ये खासियत थी वाजपेयी जी की। यही कारण था कि आप उनकी चाहे संसद की भाषण ले लीजिए या जन भाषण ले लीजिए, जो आप पब्लिक मीटिंग में करते थे, लोग सुनने पहुंचते थे। उसमें एक पुट होता था उनका, एक शब्दों की एक रवानगी होती थी उनकी। और यही वजह है कि आज उनकी लेखनी का हर कोई कायल है, और आज उनकी कविताएं जो है वो लोगों के दिलों और जहन में घर कर गई है। चलिए, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद शंकर साहब बहुत शुक्रिया, और स्वाति महेश्वरी जी आपका भी शुक्रिया, और पीयूष बंसल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज हर कोई याद कर रहा है। कुछ कविताएं हैं उनकी, जाते जाते चाहूंगी कि आपको उनके साथ छोड़ जाऊं। नहीं गाता हूं,
गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं।